जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स के इस प्रैक्टिस सेट में जो कि है 12वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले हमने 11वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया। आप लोगों ने उसे देख भी लिया होगा। चलिए, इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं अपने इस पहले प्रश्न के साथ। आपको पता होगा कि ये है टॉप 10 प्रकार के प्रश्नों का संग्रह। चलो, सवाल लगाइए। एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 3:1 था। यदि 60 कम ने आवेदन किया होता है, मतलब 60 अभ्यर्थियों ने आवेदन ना ही किया होता और 30 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 होता। कितने उम्मीदवार ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था? चलो, सवाल पढ़ लिए। सवालों को लगाने से पहले सवालों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपने पढ़ा होगा, यहाँ तक पढ़ा ठीक है कि चयनित और अचयनित का अनुपात 3:1 था। लेकिन इसके लिए कह रहा है कि 60 कम ने आवेदन किया होता और 30 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 था। ये नहीं समझ में आया होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कुल आवेदक में से 60 ने आवेदन नहीं किया होता, तब चयनित और अचयनित का अनुपात पता चलता। आवेदक कौन होते हैं? जो चयनित हुए और अचयनित हुए, इन दोनों का योग क्या होगा? आवेदक होगा। जैसे अगर कोई फॉर्म आया, उसमें 100 लोगों ने आवेदन किया, 100 लोगों ने आवेदन किया, 50 चयनित हुए, 50 अचयनित हो गए, मतलब नहीं चयनित हुए। तो आवेदन कितने हुए? 100 हुए। इस तरीके से तो यहाँ देखेंगे कि चयनित और अचयनित का अनुपात कितना है? 3:1। तो इस तरीके से आवेदक कितने होंगे? 4। और यहाँ चयनित और अचयनित का अनुपात कितना है? 5:1। आवेदक कितने होंगे? 6। बस ये आपको समझाना था। अच्छा, सवाल लगाने से पहले ये समझिए कि पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है कितने आवेदन किया? उम्मीदवारों ने आवेदन कितना किया? आवेदन। और देख रहे होंगे कि रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल है। रेशियो प्रोपोर्शन का कैसे लगाएँगे? हमें इस रेशियो प्रोपोर्शन वाले सवाल में हमें कुछ ऐसा समीकरण सेट करना होगा जिसमें आवेदक का भी आए। हालाँकि जो रेशियो दिया है वो किसका दिया है? चयनित और अचयनित का। लेकिन हमें एक ऐसा समीकरण चाहिए जिसमें आवेदक भी आए। तो क्या करेंगे हम? हम अपनी तरफ से एक समीकरण बनाते हैं। कैसे? आप कहिए तो चयनित ऊपर कर दें, तो आवेदक। चलो ऊपर कर देते हैं आवेदक। मतलब आवेदक बटा चयनित। आवेदक बटे अगर चयनित की बात किया जाए, आवेदक बटे चयनित, तो क्या होगा? ये क्या दिया है? चयनित और अचयनित था। हम कहें आवेदक बटे चयनित। तो यहाँ देखेंगे कि आवेदक के यहाँ कितना है? आवेदक बताइए। आवेदक यहाँ कुल 4 हैं। 4 आवेदक हैं। तो यहाँ 4 आवेदक हैं और चयनित हमने लिखा है, तो चयनित कितने हैं? 3। तो 4 बटे 3। और ये कह रहा है रेशियो में अगर हम यहाँ पर यक्स लिख दें, तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। कह रहा है कि चयनित और अचयनित का अनुपात 3:1 है। तो उस तरीके से आवेदक 4 हुए। हमने लिखा 4 बटे 3। क्यों? क्योंकि हम यहाँ लिख रहे हैं कि आवेदक बटे चयनित। आवेदक और चयनित का रेशियो लिख रहे हैं। तो क्या आया? 4 बटे 3। हमने एक से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये कह रहा है कि अगर 60 कम आवेदन किए होते, आवेदक 4 एक्स हुआ है। अगर 60 कम आवेदन किए होते, तो हमने ऐसा लिख दिया। और 30 कम चयनित हुए होते, तो हमने यहाँ से 30 घटा दिया। ठीक? तो क्या होता? तब चयनित और अचयनित का अनुपात कितना होता? 5:1। इसका मतलब आवेदक कितना? 6 और चयनित कितना? 5। बस इसी समीकरण को आप सॉल्व कर लीजिए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इस 5 का गुणा इसमें कर दीजिए और इस 3x का गुणा इसमें। तो करिए 4 पंचे 20x माइनस 6 पंचे 300 बराबर 6 त्रिक 18x और माइनस का 180। ठीक? यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखो 18x इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी 20x में से 18x घटाएंगे कितना बचेगा? 2x। और इधर कितना हो जाएगा? 300 में से 180 घटाएंगे 120। तो x बराबर कितना? 60। ठीक? x बराबर कितना? 60। अगर x बराबर 60 तुमसे क्या पूछा है? आवेदन कितने किए थे? कितने लोगों ने आवेदन किया था? हमने यहाँ क्या लिखा है? 4x। 4x तो आवेदन कितना होता है? 4x। तो x बराबर 60 तो 4x बराबर 6 चौक 24 240। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आया समझ में? बताइए। उम्मीद है आपका सवाल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझिएगा, मतलब फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा एक दूसरा प्रश्न है कि एक मीनार की उसकी तली से 100 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? तो बहुत आसान सवाल है। ये तो दूसरा सवाल बहुत आसान है, चलिए लगाते हैं। कह रहा है एक मीनार का उसकी तली से, जैसे हमने बनाया एक मीनार, ये एक मीनार है। क्या है? एक मीनार है। उसकी तली से 100 मीटर की दूरी पर हमने क्या बनाया? 100 मीटर की दूरी। ये कितना है? 100 मीटर दूरी पर। 100 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण कितना है? यहां से देखा जाए अगर उन्नयन कोण, अगर उन्नयन कोण देखा जाए तो उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। यही प्रश्न कह रहा है। देखो, 100 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहां से हमने क्या बनाया? उन्नयन कोण 30 डिग्री बना दिया। और ये मीनार है तो 90 डिग्री पर होगा। 90 डिग्री पर होगा। अब आप देख रहे होंगे एक त्रिभुज बन रहा है। हम नाम देते हैं त्रिभुज ए बी सी, जिसमें बी क्या है? समकोण है। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो ये क्या हुआ? आधार।
अब हमें क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई। क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कौन है? ए बी। ए बी। और ए बी क्या है? लंब है। हम मान लेते हैं ए बी कितना है? यक्स है। ठीक। ए बी क्या है? यक्स है। अब ए बी ज्ञात करो। हमें एक कोण पता है और एक भुजा पता है, तो क्या हम दूसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? ये लंब है, ये आधार है। लंब और आधार में किसका संबंध होता है? टैन का। टैन। तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। तो टैन 30 डिग्री का मान कितना होगा? लंब बटे आधार। लंब कितना है? यक्स, और आधार कितना है? यक्स बटा सब। आया समझ में? टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। यहाँ से हमने उठाया लंब, लंब कितना है? यक्स है। आधार कितना है? 100, तो यक्स बटे 100 कर दिया। टैन 30 का मान कितना? 1/√3। 1/√3। तो यहाँ से यक्स बटा 100, तो यक्स बराबर कितना होगा? यक्स बराबर हो जाएगा 100/√3। 100/√3। देखो, यक्स है, तो इस 100 को इधर इधर गुणा करा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा यक्स। यक्स बराबर कितना? 100/√3। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस तरीके से। आया समझ में? ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे त्रिकोण जिसके ऊर्ध्व ए 0,8 है, ओ 0,0 और बी 5,0 हो, तो क्षेत्रफल क्या होगा? कह रहा है एक ऐसा त्रिकोण है जिसके 3 बिंदु दिए हुए हैं और उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। आपने पढ़ा होगा कि किन्हीं 3 बिंदुओं से मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं। क्या? एरिया बराबर, एरिया क्षेत्रफल बराबर 1/2, 1/2 कोष्टक में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपने पढ़ा होगा, ये y है भाई। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए इसको, परीक्षा में पूछा जाएगा ऐसा सवाल, तो क्या करेंगे? इसको याद कर लीजिए। एक तरीका ये हो सकता है कि हम इस फार्मूले से लगा लें। एक दूसरा तरीका देखिए, अगर इसका हम चित्र बनाना चाहें, अगर इसका हम चित्र बनाएं, क्यों? क्योंकि ये त्रिकोण है। त्रिकोण है तो इसको अगर हम निर्देशांक ज्यामिति पर संरेखित करें तो कैसे होगा? देखो, हम बनाते हैं ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। ये क्या है? एक्स अक्ष। ये हो गया वाई अक्ष। ठीक। यहाँ पर एक बिंदु क्या होगा? जीरो। यहाँ पर एक बिंदु ओ है। ओ दिख रहा है क्या? हाँ, ओ है। यहाँ पर एक बिंदु ओ है, जिसका जिसका मान क्या होगा? 0,0। 0,0 ही तो होगा। इस ओ बिंदु का, इस ओ बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0,0 होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक्स अक्ष पर भी जीरो है, वाई अक्ष पर भी जीरो है, तो ये इसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम ए को दर्शाना चाहें तो ए कहां पर आएगा? 0,8, यानी एक्स अक्ष पर जीरो। एक्स अक्ष पर जीरो यहां पर होगा, और वाई अक्ष पर कितना? 8 चलना है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, वहां तक हमने चला। यहाँ पर एक बिंदु बनेगा जिसका नाम क्या होगा? ए। जिसका नाम क्या होगा? ए। जिसका निर्देशांक क्या होगा? 0,8। ठीक, आप देख रहे होंगे वहां पर लिखा है 0,8। इस तरीके से अगर हम बी को डिनोट करना चाहें तो क्या होगा? बी 5,0, यानी कि वाई अक्ष पर जीरो, वाई अक्ष पर जीरो और 5, 1 2 3 4 5। ठीक, यहाँ तक आए। यहाँ पर एक बिंदु बन रहा है क्या? बी। अगर अब इसको हम मिला दें तो ये क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है? देखो, यहाँ पर आधार आप देखेंगे कि 5 है। आधार यही तो है। ये कितना है? 5 है। तो 5 है, गुणे ऊंचाई कितना है? 8। यहाँ से देखेंगे तो 8 है। 8 पंचे 40, 40 का आधा कितना होगा? 20। 20 क्या? वर्ग यूनिट। 20 यूनिट स्क्वायर। ठीक, 20 यूनिट स्क्वायर। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगर इस फार्मूले का उपयोग करें तो आप फार्मूला का उपयोग कर पाएंगे। अगर आपको पता होगा कि x1 कौन है, x2 कौन है, x3 कौन है। पहले x1 है, ये x2 है, ये x3 है। ठीक, उस तरीके से ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है। आगे समझ में? तो बस इसी को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। देखो, 1/2 तो पहले से लिखा है, कोई बात नहीं। बड़ा कोष्टक लगाते हैं। x1 कितना है? जीरो। बताओ, अगर जीरो में हम किसी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा? जीरो। देखो, x1 का मान कितना है? जीरो। तो जीरो से गुणा करेंगे तो इसका मान जीरो, तो हमने इसको जीरो लिख दिया प्लस। तो x2 को देखेंगे तो x2 को भी जीरो है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? जीरो में किसी का भी गुणा करेंगे जीरो हो जाएगा। जीरो प्लस x3 का मान क्या है? x3 का मान है 5। अब 5 लिखेंगे, और y1 का मान कितना है? 8। तो 8 माइनस जीरो। क्यों? क्योंकि y2 का मान है जीरो। तो इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। जीरो जीरो जीरो, 5 अट्ठे 40, 40 का आधा कितना? 20 वर्ग यूनिट। इससे भी वही आएगा। ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपको जो तरीका अच्छा लग रहा है उसको आप लगा लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको जो अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये अगर बड़ा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा साफ कर दें इसको। स्क्रीनशॉट के लिए रुकिए, इसको हम बड़ा कर देते हैं, इस तरीके से कुछ। आज दिख रहा है क्या? हाँ, अब आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, दोनों समझ में आ रहा है कि नहीं? जो लोग कहते हैं हमको गणित समझ में नहीं आता, गणित आता नहीं,
तो मेन चीज़ ये है कि वो अभी कुछ शुरू शुरू ही नहीं करना चाहते। बस यही कह के टालते रहते कि आता नहीं, आता नहीं। शुरू करिए और लगाने का प्रयास कीजिए एक बार। चीज़ों को समझिए कि ज़ीरो में किसी का गुणा होगा तो ज़ीरो ही होगा। अब इसमें तर्क-वितर्क करने की क्या बात है? तो 0 लिख दीजिए, वहाँ भी 0 होगा, 0 लिख दीजिए, 5 से 40 में से 0 घटाएँगे 40 ही आएगा, है ना? तो 40 का आधा करेंगे 20 ही आएगा, इसमें समझने की क्या बात है? बस आपको शुरू करने की ज़रूरत है, आप एक बार शुरू कर देंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पढ़िएगा लिखा लिखा है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोणीय त्रिभुज है, इसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री और एसी कर्ण है, ठीक है। जो कह रहा है उससे बनाते हैं हम। त्रिभुज एबीसी एक समकोणीय त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी यहाँ से अगर बनाएँगे त्रिभुज क्या हो गया? एबीसी त्रिभुज क्या? ए, बी, सी और बी समकोणीय त्रिभुज है मतलब बी समकोण है। बी 90 डिग्री है तो यहाँ से हमने बी यहाँ पर रखा। आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पर हमने इसको क्यों रखा? क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है और बी का मान 90 डिग्री है इसलिए नहीं तो हम यहाँ लिख दें तो गलत हो जाएगा। ठीक है। एसी कर्ण है, ठीक है? एसी कर्ण क्योंकि 90 डिग्री के सामने एक भुजा कर्ण होगी। डी उसका परिकेंद्र है। परिकेंद्र समझिए क्या होता है? परिकेंद्र हो क्या होता है? किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों को छूते हुए एक जो वृत्त गुजरती है उसके केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं। ऐसा त्रिभुज के तीनों देखो अगर हम ये एक समकोण त्रिभुज है अगर आपने त्रिभुज का कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से पढ़ा है तो समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण कर्ण के एकदम बीचों बीच में होता है कर्ण भुजा के बीचों बीच में होता है और वो कर्ण का मतलब वहां से इसकी दूरी क्या होती है आधी होती है तो अगर हम यहाँ से इस दूरी को मान कर एक त्रिभुज एक वृत्त बनाए तो ये एक ऐसा वृत्त बनेगा ऐसा में या इसको केंद्र मान करके अगर हम एक ऐसा वृत्त बनाना चाहें तो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो एक ऐसा वृत्त बनेगा जो इसके शीर्षों को टच करते हुए जाएगी तो जो वृत्त बना है ये क्या है परिवृत्त है ये क्या है परिवृत्त है और ये कोण ये यहाँ पर ये केंद्र है ये परिकेंद्र है क्या समझ में ठीक है परिकेंद्र क्या कह रहा है परिकेंद्र डी परिकेंद्र क्या है डी है डी उसका परिकेंद्र है ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर ए बी का मान कितना है ए बी बराबर क्या है 3 सेंटीमीटर और क्या दिया हुआ बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर बी सी बराबर क्या 4 सेंटीमीटर अगर ए बी बराबर 3 बी सी बराबर 4 तो देखो लंब 3 है आधार 4 है तो कर्ण कितना होगा 5 कर्ण कितना होगा 5 अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको आप कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण आधार का स्क्वायर कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर उस फार्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं ये 5 आएगा है समझ में अच्छा अगर पूरा का पूरा कर्ण 5 है तो एडी की दूरी बताओ कितनी होगी एडी की दूरी कितनी होगी एडी की दूरी ये हो जाएगी 2.5 क्यों ये 2.5 कैसे होगी? क्योंकि जो ये एडी होगा वो एसी का आधा होगा। जो एडी है वो एसी का आधा होगा। आया समझ में? ठीक है। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछ रहा है बीडी का मान क्या होगा? बीडी का मान। तो बीडी कौन? इसको मिला दें अगर हम इसको मिला दें तो ये हमारा बीडी का मान निकल जाएगा। बस हमें ये बताना है कि बीडी कितनी लंबाई होगी। देखो, इसको लगाने का अगर आप चाहे थोड़ा-सा अगर आप दिमाग में रन कर पा रहे होंगे कॉन्सेप्ट को, तो उससे अब तो निकल गया होगा। लेकिन अगर नहीं निकल पा रहा है तो एक सर्वसमिका है उसको उससे आप लगा सकते हैं कि बीडी क्या बीडी देखिए ये अलग से है ये अलग से इंफॉर्मेशन है ये मत कहिए कि हमको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा देखो ये क्या है केंद्र बिंदु ये क्या है केंद्र बिंदु यहां से यहां तक की दूरी यहां से यहां तक की दूरी ये क्या है त्रिज्या है और यहां से यहां तक की दूरी क्या है त्रिज्या है ठीक है तो त्रिज्या तो बराबर ही होगी तो अगर एडी बराबर 2.5 तो बीडी बराबर कितना 2.5 होगा लेकिन हम दूसरा कंसेप्ट आपको बताना चाहते हैं ये तो ठीक है लेकिन अगर कहीं ये ना यूज हो तो बीडी बीडी गुणे एसी बीडी गुणे एसी बराबर क्या होता है देखो बीडी गुणे एसी बराबर ए बी गुणे बीसी ये इस तरीके से एक फार्मूला तरीके से आप याद कर सकते हैं कि अगर ऐसे कोई समकोण त्रिभुज है और डी उसका परिकेंद्र है तो डी उसका परिकेंद्र है तो बी डी गुणे ए सी यानी कि बी डी गुणे ए सी बराबर ए बी गुणे बी सी ऐसा होता है चाहे तो आप इसका मतलब फार्मूले के तरीके से इसको याद कर सकते हैं तो बी डी का मान कितना है बी डी का मान हमको ज्ञात करना है ठीक है बी डी गुणे एसी कितना है देखो एसी 5 है 5 बराबर ये कितना है एक 3 है एक 4 है तो 4 तियां 12 में 5 से भाग देंगे कितनी बचेगा देखो 5 दूनी 10 2.5 इस तरीके से भी उत्तर आएगा अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो बाकी हालांकि आप देखेंगे कि डी से ए की दूरी क्या है त्रिज्या है डी से बी की दूरी त्रिज्या है तो दोनों त्रिज्याएं समान होगी त्रिज्या तो बराबर ही होगी तो त्रिज्या कितना 2.5 सेंटीमीटर ये अलग से इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा अगले प्रश्न पर चलते हैं आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं क्या है यदि थोड़ा सा बड़ा कर दें यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है 29 और एक्स इंटू वाई का मान है 10 जहां यक्स जो है ये सब मत पढ़िए जहां यक्स जीरो से बड़ा होना चाहिए वाई जीरो से बड़ा होना चाहिए यक्स वाई से बड़ा होना चाहिए यक्स किससे बड़ा होना चाहिए वाई से बड़ा होना चाहिए तो यक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई का मान क्या होगा ये को ज्ञात करना बहुत आसान है ये तो बीजगणित का जैसे दिया हुआ है क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 29
यक्स इंटू वाई का मान कितना है 10। तो बताओ यक्स प्लस वाई का मान क्या होगा, यक्स प्लस वाई का मान क्या होगा? इसको कैसे लगाएंगे बताओ, इसको कैसे लगाएंगे? इसके लिए हम क्या करते हैं कि यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं? अब यहाँ से देखिएगा इधर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मान क्या है 29, 29 प्लस में 2xy यानी कि 10 गुणे 2 10 ना 20, 20 जोड़ दीजिए कितना आएगा 49, कितना आएगा 49। और ये किसका है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर का मान है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर का मान है कितना 49। तो एक्स प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा 7, एक्स प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा 7। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हमें ज्ञात करना हो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, तो फार्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मान कितना है 29 और माइनस में 2xy 20 हो जाएगा, कितना आएगा 9। तो इस तरीके से एक्स माइनस वाई का मान कितना हो जाएगा 3, एक्स माइनस वाई का मान कितना हो जाएगा 3। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न में पूछा है, प्रश्न में क्या पूछा है, एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस वाई का मान कितना है 7, एक्स प्लस वाई का मान कितना है 7 और एक्स माइनस वाई का मान कितना है 3, यानी कि 7/3, 7/3 क्या हो जाएगा उत्तर, 7/3 हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आया समझ में? तथ्यों को हम सकारात्मक भाव में देखेंगे ना कि निगेटिव रूप में, ठीक है? यहाँ पर भले ही यह प्लस माइनस होता है, आप मत कहिएगा कि प्लस माइनस होता है, तथ्यों को हम सकारात्मक भाव में ही देखेंगे। और चूंकि यहाँ पर दिया ही है कि एक्स बड़ा होना चाहिए वाई से, तो निगेटिव तो उत्तर आएगा ही नहीं। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि यदि, देखो ये अच्छे लेवल का सवाल है, ये देखने में डर लगने वाला सवाल है एक बार। ऐसे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यदि 2y cos थीटा बराबर x sin थीटा और 2x sec थीटा माइनस y cosec थीटा बराबर 3 हो, तो x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है, 2y cos थीटा, 2y cos थीटा बराबर x sin थीटा, बराबर x sin थीटा और 2x sec थीटा माइनस y cosec थीटा बराबर 3, ये दिया हुआ है। बताओ। अब या तो एक काम कीजिए कि आपको जितने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण याद हैं, उन सबका उपयोग कीजिए और यहाँ से x y का मान ज्ञात कीजिए। एक तरीका हमने आपको बता दिया, क्या? कि जितने भी सर्वसमीकरण याद हैं आपको त्रिकोणमिति की, उन सारे को जैसे उपयोग हो सकता है किसी भी तरीके से यहाँ से x और y का मान ज्ञात कीजिए। एक दूसरा काम कर सकते हैं कि जो थीटा है उसकी वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए और x y का मान ज्ञात कीजिए। लेकिन शर्त ये है कि x का मान 0 नहीं होना चाहिए, y का मान 0 नहीं होना चाहिए किसी भी समीकरण में। बस, आपको जो अच्छा लगे वो आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ या तो सर्वसंख्याओं का उपयोग करके, जितने भी फार्मूले हैं उनका उपयोग करके आप एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए, या तो थीटा का मान रख करके ज्ञात कीजिए, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। तो बताओ कौन सा आसान रहेगा? हम करते हैं कि थीटा का मान रख करके। तो हमारा पहला समीकरण देखेंगे तो 2y cos थीटा बराबर x sin थीटा। यहाँ पर ऐसे थीटा का कौन सा मान रखें कि ना x 0 हो ना y। अगर हम रखेंगे 90 तो साइन 90 का मान 1, ये तो ठीक है, ये प्लस में आएगा। लेकिन अगर रखेंगे 90 जीरो, तो काश 90 का मान कितना जीरो, तो ये तो y जीरो हो जाएगा, तो 90 नहीं रख सकते। इसी तरीके से हम जीरो भी नहीं रख सकते, क्यों? साइन जीरो का मान जीरो, तो यहाँ से x जीरो हो जाएगा। तो 90 और जीरो, 0 डिग्री और 90 डिग्री को छोड़ करके आप किसी को भी रखेंगे तो सवाल का उत्तर आ जाएगा। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ 45 डिग्री, क्यों? अगर 45 डिग्री आप रखेंगे, देखो अगर यहाँ पर रखते हैं 45 डिग्री का मान, 45 डिग्री, ठीक? तो यहाँ से देखिए 2y cos 45 और sin 45 बराबर होता है। cos 45 का मान 1/√2 बराबर sin 45 का मान 1/√2, तो x इंटू 1/√2, यानी कि sin 45 और cos 45 बराबर होता है, इससे इसको काट दीजिए। तो यहाँ से क्या है, x बराबर 2y, तुरंत यही से निकल गया x बराबर 2y। अगर आप यहीं पर sin 30 रखेंगे या 60 रखेंगे तो अलग अलग आएगा, तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन 45 पर बहुत आसानी तरीके से बैठ रहा है। ठीक है, 60 रख के भी लग सकता है, आप लगा लीजिएगा एक बार। मेरा कहा मानिएगा, एक बार आप 60 डिग्री का मान रखिएगा और सवालों को लगा लीजिएगा, लग जाए। कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिएगा, बस। ठीक है, ये हमारा एक समीकरण बन गया, इसको समीकरण एक नाम दे देते हैं। यहाँ अगर रखेंगे sec 45, तो sec 45 का मान क्या, cos 45 का उल्टा। sec 45 का मान क्या, cos 45 का उल्टा, cos 45 1/√2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x इंटू रूट दो, 2x इंटू रूट दो। आगे कह रहा है माइनस, माइनस में क्या, y cosec 45 sin 45 का उल्टा, तो यहाँ पे √2 हो जाएगा। बराबर क्या, बराबर लिखा है 3, बराबर 3 लिखा है। तो यहाँ देखेंगे कि, एक सेकंड, देखो ये तो है, ठीक है। यहाँ भी आप यहाँ से देखिए, अगर हमें यहाँ से x या y का मान निकालना है, तो हमें यहाँ से किसी एक का मान यहाँ रखना होगा, ठीक है? तो x का मान किसके बराबर है, 2y के, तो इसी x की जगह पर 2y रख देते हैं, तो 2 दूनी 4y, क्या हो जाएगा 4y। x का मान 2y, तो 2x का मान 4y, तो 4y इंटू √2 माइनस y
√2 बराबर क्या 3 बराबर क्या 3। यहाँ से y√2 कॉमन है, तो y√2 कॉमन है। ये किसके बराबर होगा? ये होगा 4 माइनस 1 बराबर 3। ये समीकरण समझ में आया क्या? यहाँ पर क्या समझ में आया? हमने यहाँ से क्या किया कि y√2 को कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा 4 और यहाँ 1, तो 4 में से 1 घट जाएगा, क्या बचेगा 3। अब ये 3 इससे कट जाएगा, तो कट के यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, ना कि 0। देखो 3 से 3 कटेगा, घटेगा नहीं, कटेगा, कटेगा तो क्या बचेगा 1, घटेगा तो 0, कटेगा तो 1, घटेगा तो 0। याद रखिएगा, कटेगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ से कट गया 1 बचा। तो y का मान क्या आएगा? 1/√2, 1/√2 ऐसा हमें दिख रहा है। y का मान क्या आएगा? 1/√2। y का मान 1/√2। y का मान क्या आएगा? 1/√2। अगर y का मान 1/√2 तो x का मान बताओ। x का मान क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1/√2। तो इस रूट दो से इस रूट काट देंगे, क्या बचेगा? √2। y का मान 1/√2, x का मान 1/√2 मतलब √2। तो यहाँ पर आपको इसको पुट कर लीजिए। x स्क्वायर करना है तो x का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर, y स्क्वायर करेंगे तो 1/2, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, तो 4 गुणे 1/2, 4 गुणे 1/2, 2 से 2 काट दिया, 2 दूनी 4, 2 2 कितना हो जाएगा 4। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। आया समझ में? अब जैसे हमने 45 डिग्री रखा, इस तरीके से आप एक बार ट्राई कीजिएगा, 30 डिग्री रख के या 60 डिग्री रख के, सवाल लग जाएगा। बस इस चीज को याद रखिएगा। आप कोई वैल्यू रखेंगे, इसी तरीके से समीकरण बनेगा और यहाँ जो यहाँ बचेगा जरूर 4 - 1। तो 4 - 1 मतलब यहाँ 3 से 3 घटा मत दीजिएगा, कटेगा। ठीक है, गुणा हो रहा है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, चलिए। 7वां प्रश्न देखते हैं आज का। 7वां प्रश्न कह रहा है कि सी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है। सी क्या है? ए से 20% अधिक कार्यकुशल है। ए एवं बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं। चलो लगाते हैं, जैसे कह रहा है वैसे करते चलिए। सी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है, ठीक। सी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि सी बटा ए, इनकी एफिशिएंसी का अगर हम रेशो निकालेंगे तो ये आएगा 120/100। 120/100 आएगा कि नहीं? कह रहा है ए अगर 100 है, ए अगर 100% है तो सी कितना होगा? 20% ज्यादा, यानी कि 100 पे 20% ज्यादा कितना? 120। 100 पे 120% मतलब 100 पे 20 ज्यादा तो 120। तो इसको काट देंगे, क्या आएगा? 6/5, 6/5। 20 छक्का 120 और 20 पंजे 100, यानी कि 6/5 आएगा। ये क्या है? एफिशिएंसी का रेशियो। बस। आगे क्या कह रहा है कि ए एवं बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं, ठीक है। यानी कि जो ए की एफिशिएंसी है और प्लस बी की एफिशिएंसी है, अगर इसको जोड़ दें तो 16 दिन में काम पूरा होगा। ये किसके बराबर होगा? ये पूरा होगा बी एवं सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। बी प्लस सी उसी कार्य को, यानी कि बी और सी का एफिशिएंसी अगर जोड़ दे तो उस काम को 15 दिन में करते हैं। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क के बराबर होता है। कैसे? कोई काम है उसको ए और बी मिलकर 16 दिन में करते हैं, काम खत्म। बी और सी मिलकर 15 दिन में करते हैं, तो काम खत्म। यानी कि काम बराबर है, अगर काम बराबर है तो दोनों बराबर हो सकता है। बस यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। आप चाहे तो ए और सी की वैल्यू रख करके यहाँ से बी का मान निकाल सकते हैं। ए और सी की वैल्यू रख करके यहाँ से बी का मान निकाल सकते हैं। ए का मान अगर 5 तो सी का मान 6। ए का मान अगर 5 तो सी का मान 6। चलो रख दिया यहाँ पर। 16 गुणे ए का मान कितना है? 5, तो 16 पंचे कितना होगा? 80। डायरेक्ट लिखते हैं, 16 पंचे कितना होगा? 80। 16 में ए का गुणा होगा, ए का मान कितना है? 5, तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, प्लस 16 बी। अब बी का मान हमें ज्ञात करना है, तो 16 बी लिख देते हैं, बराबर 15 बी। नहीं पता है बी का मान, प्लस 15 में जब सी का गुणा करेंगे तो सी का मान कितना है? 6, तो 15 छक्का 90। आया समझ में? अब बी को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 16 में से घट जाएगा, क्या बचेगा? बी बचेगा। और 80 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 90 में से 80 घट जाएगा, 90 माइनस 80 क्या हो जाएगा? 10। यानी कि अगर ए का मान 5, सी का मान 6, तो बी का मान 10। देखो हमें दोनों की तीनों की एफिशिएंसी पता है, तो हम पहले क्या करेंगे? टोटल वर्क ज्ञात कर लेते हैं, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या होगा? किसी भी रख दीजिए। देखो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी कि 6 5 11 नहीं। ए का मान कितना है? 5 और बी का मान है 10, तो यानी 10 और 5 15, 15 गुणे 16 करेंगे तो टोटल वर्क मिल जाएगा। 15 गुणे अगर 16 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। इस तरीके से। और यहाँ भी बी प्लस सी करेंगे तो बी का मान कितना है? 10 और सी का मान 6, तो 10 से 16 गुणे 15, ये भी टोटल वर्क आया समझ में? तो टोटल वर्क कितना हो गया? 15 गुणे 16। अब टोटल वर्क मिल गया है। अब किसको पूरा करना है काम को? ए अकेले उस काम को पूरा कितने दिन में करेगा? ए ए कितना कर रहा है? 5। ए कर रहा है 5, बस। 5 तिया 15, 16 तिया 48, यानी कि 48 दिन में पूरा करेगा। 48 हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आया समझ में? इस तरीके से इस सवाल को हम लगाएंगे। आप चाहे स्क्रीनशॉट लगाइए, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो, सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं? जितने सवाल करा रहे हैं क्या सारे समझ में आ रहे हैं? सवालों का समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर क्या मतलब है? ठीक है, तो इस तरीके से अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताते चलिएगा। क्योंकि कमेंट खुला है आप लोगों के लिए, हम चाहें तो कमेंट बंद भी कर सकते हैं।
चलिए, शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 22 किलोमीटर, अच्छा नहीं दिख रहा होगा ये क्या है? 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये क्या है? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो 53 किलोमीटर की दूरी को धारा के साथ तथा 70 किलोमीटर की दूरी को धारा के विरुद्ध जाने में लिए गए समय का अनुपात बताओ। इसको कैसे लगाएंगे? आसान है। हमको क्या तय करना है? हमें रेशियो ज्ञात करना है। हमें किसका क्या ज्ञात करना है? रेशियो। किसका रेशियो? 53 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लिया गया समय और 70 किलोमीटर की दूरी को लिया गया समय तय करने में। लेकिन 53 किलोमीटर की जो दूरी है उसको धारा के साथ और 70 किलोमीटर की दूरी है उसको धारा के विरुद्ध। तो बस चलिए निकालते हैं। समय का फार्मूला क्या होता है? हम लिख देते हैं समय का फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। समय का फार्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। समय का फार्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो बस समय रेशियो समय दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 53 किलोमीटर। 53 किलोमीटर बटे चाल क्या होगा? हमें यहाँ पर चाल को चाहिए दूरी को धारा के साथ तय करना है। यानी यहाँ पर जो दूरी तय हो रही है वो धारा के साथ तय हो रही है। तो बताओ, अगर बोट की बोट की स्पीड है 22 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दोनों साथ चलें तो स्पीड क्या होगी? जुड़ जाएगी। यानी 22 और 4 कितना? 26.5। 26.5 ये हो गया। रेशियो बनाना है। रेशियो किसके? 70 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है, दूरी कितना है? 70 किलोमीटर और चाल कितना होगा? अब कह रहा है धारा के विरुद्ध जाने में, यानी कि एक उधर जाए, एक इधर जाए, तो घट जाएगा। एक उधर जाए, एक इधर जाए, घट जाएगा। तो 22 में 4.5 घटाएंगे कितना बचेगा? 18 4 22 यानी कि 17.5। 17.5 ऐसे में घटाएंगे जब 22 में से 4 को तो कितना बचेगा? 18 4 22 यानी कि 17 घटा देते हैं तो 7 4 11 आगे समझ में। ये हमारा हो गया। अब इससे इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 17 चौके 68 यानी कि ये 4 बार जाएगा। यानी कि 2 रेशियो 4 काट देंगे तो 1 रेशियो 2। 1 रेशियो 2। देखिए, हम इस समय उस सवालों को पढ़ रहे हैं, हम उस सवालों को पढ़ रहे हैं जो कि परीक्षा में लोग छोड़ के आते हैं। आया समझ में? यही सवाल है देखिए, अगर मान लीजिए आपकी परीक्षा में 35 प्रश्न है या 25 प्रश्न है, 5-5 प्रश्न, 5 प्रश्न 7 प्रश्न 35 वाले में और 25 में 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो किसी-किसी से लगेगा, सबसे नहीं लग पाएगा। और 20 प्रश्न और 27-28 प्रश्न ऐसे होंगे जो हर कोई लगा पाएगा। तो हम उन्हीं प्रश्नों को पढ़ रहे हैं जो लोग छोड़ के आते हैं। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो जो छोड़ के आते हैं वो भी नहीं छोड़ेंगे। बाकी जो आसान है वो तो कर ही पाएँगे आराम से, ठीक है? चलिए आगे लगाते हैं। 9वाँ प्रश्न देखते हैं, क्या है? ये तो बहुत छोटा है। दिख रहा है क्या सही से? 9वाँ प्रश्न है, यदि वृत्त का केंद्र O चित्र के हिसाब से वृत्त का केंद्र O कोण AOB दिया हुआ है 150 डिग्री हो और छायादार भाग वृत्तीय क्षेत्र का यक्ष भाग हो, तो यक्ष का मान क्या होगा? इसको बताना है। छायादार भाग दिख रहा है क्या सही से? चलिए, छायादार कर देते हैं इसको थोड़ा ज़्यादा। ये है वो छायादार भाग। तो हमें बताना है इस छायादार भाग का मान क्या होगा? ये इधर है और इस तरीके से इधर, ठीक? तो इसका मान हमें तब पता होगा जब हमें पता रहेगा कि ये जो ए AO यहाँ पर लिख देते हैं C, यहाँ पर D। AOC और BOD क्या कोण बना रहे हैं? देखो, अगर ये एक 150 है, तो ये भी 150 हो जाएगा, ये भी 150 हो जाएगा। बचा कितना? 60। और जब 60 बचा तो दोनों बराबर-बराबर होगा, यानी कि ये भी 30 और ये भी 30, यानी कि 30-30 डिग्री का मान होगा, यानी 60 डिग्री का मान होगा। तो कुछ नहीं है। 60 डिग्री है, टोटल कितना? 360 में, तो 60 बटे 360 1/6। रिलेट करते हैं कैसे? जैसे आपने पढ़ा होगा बचपन में कि ऐसे कोई चित्र रहता है 1, 2, 3, 4। तो अगर ये खाना भरा हुआ है, तो बताओ इसका मान कितना है? इस चित्र में इसका मान कितना है? तो गिनते थे 1, 2, 3, 4, 5 टोटल कितना है? 5 कितना रंगा हुआ है? 1 1 1/5 ऐसे करते थे कि नहीं? तो उस तरीके से इसको लगाना है। कुल कोण यहाँ पर भाग नहीं दिया हुआ है। बस यहाँ पर ऐसे तरीके से बराबर भाग नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर कोण दिया हुआ है। तो टोटल कितना कोण है? 360 डिग्री और रंगा कितना है? 60 तो 60 बटे 360 1/6 है ना? आसान है लेकिन छूटे ना प्रश्न में, परीक्षा में ऐसे प्रश्न छूटे ना इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न देखते हैं आज का क्या है? एक वृत्ताकार क्षेत्र एवं वर्गाकार क्षेत्र के क्षेत्रफलों के मध्य का अंतर 168 वर्ग मीटर है। एक वृत्ताकार क्षेत्रफल एक वृत्ताकार क्षेत्रफल क्षेत्र और एक वर्गाकार क्षेत्र के क्षेत्रफलों का मध्य का अंतर कितना है? 168 वर्ग मीटर है। अंतर दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है यानी बड़ा जो होगा उसमें से छोटा घट जाएगा, बड़ा जो होगा उसमें से छोटा घट जाएगा। ऐसे में
लेकिन अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, एक वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। जहां पर आर क्या है? त्रिज्या है। और अगर कोई वर्ग है, क्या है? वर्ग है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो इसको हम लिख देते हैं ए से, यानी ए स्क्वायर। ये दिया हुआ है कितना? 168। इस तरीके से दिया हुआ है ए स्क्वायर कितना? 168। आया समझ में? समझ में आया क्या? पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान कितना दिया है? 168। पाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है? 168। कैसे? वृत्ताकार क्षेत्रफल एवं वर्गाकार क्षेत्रफल के मध्य का अंतर कितना है? 168 है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि वर्गाकार मैदान, यहां से ध्यान दीजिएगा, वर्गाकार मैदान की एक भुजा, जो वर्गाकार मैदान की भुजा है यानी ए, वर्गाकार मैदान की भुजा क्या है? ए। ए किसके बराबर है? वृत्ताकार क्षेत्र के व्यास के बराबर है। वृत्ताकार क्षेत्र के व्यास के बराबर है, यानी कि 2r के बराबर है। व्यास क्या होता है? 2r होता है। व्यास क्या होता है? 2r होता है, यानी ए 2r के बराबर है। ये दिया हुआ है, तो यहां से अब तो हमारा सॉल्व करना आसान हो जाएगा। लेकिन आगे देखते हैं क्या कहा, कि वर्गाकार मैदान के चारों ओर 20 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने की कुल लागत क्या होगी? बाड़ लगाना है तो बाड़ में हमको क्या पता करना होगा? बाड़ में परिमाप, ना कि क्षेत्रफल। बाड़ में क्या चाहिए? परिमाप चाहिए। जैसे किसका? वर्गाकार मैदान है। अगर ये कोई एक वर्ग है, अगर ये वर्ग है, तो हमें बाड़ लगाना है, यानी कि यहाँ पर एक जाली लगा देना है बस। यहाँ पर एक जाली लगा देना है, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? परिमाप चाहिए। हमें क्या चाहिए? परिमाप चाहिए। किसका? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप के लिए वर्ग की भुजा पता होना जरूरी है। वर्ग की भुजा, यानी कि यहाँ से इस त्रिज्या को गायब करना जरूरी है। त्रिज्या आर को गायब करना जरूरी है। या फिर अगर ए रख कर सॉल्व कर रहे हैं, ए रख कर सॉल्व करें तो भी कोई बात नहीं। आपको यहाँ से फिर से ए निकालना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं आप? हम लिख देते हैं आर बराबर क्या? ए बाई टू। होगा कि नहीं? यहाँ से देखो, आर बराबर क्या? ए बाई टू हो रहा है, तो रख दो ए बाई टू, यानी कि पाई का मान 22/7, 22/7 गुणे आर का मान क्या है? ए बाई टू, यानी कि ए स्क्वायर बटी चार, ए स्क्वायर बटी चार माइनस में ए स्क्वायर बराबर कितना? 168। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 22 a² माइनस 7 × 4 = 28। तो 28 किसमें गुणा होगा? देखो यहाँ पर डिफरेंस चिन्ह होगा। क्यों? क्योंकि अंतर कह रहा है। जो बड़ा होगा उसी में से घट जाएगा, माइनस में नहीं आएगा, माइनस में नहीं आएगा। जो बड़ा होगा उसमें से घट जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि 7 × 4 = 28। यहाँ क्या हो जाएगा? 28 a²। यहाँ क्या हो जाएगा? 28। लेकिन 28 बड़ा है तो माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, तो 28 में से 22 घटाएंगे, कितना बचेगा? 6a²। 6a² बटे 7 × 4 = 28 बराबर क्या? 168। अब 6 से इसको काट दीजिए, तो 6 दूनी 12, 6 28, यानी कि 6 6 48। तो ए स्क्वायर बराबर कितना? 28 × 28। ए स्क्वायर बराबर 28 × 28। तो ए बराबर बताओ, ए बराबर 28 × 28 कर रहा है, तो ए बराबर क्या? 28 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या बनेगा? ए बनेगा। ए बराबर कितना आ गया? 28 आ गया। आया समझ में? ए बराबर 28। हमसे क्या पूछ रहा है? कि बाड़ लगाने की लागत, चारों ओर बाड़ लगाना है, तो परिमाप क्या होगा? अगर ए बराबर 28, तो परिमाप क्या होगा? 28 × 4। एक सेकंड, इसको मिटा के यहाँ लिख देते हैं। एक सेकंड, एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा के उधर कर देते हैं, और यहाँ हम लिख देते हैं अपने सवालों को। ठीक है? परिमाप, परिमाप क्या होगा? अगर भुजा कितना है? 28 है, तो परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, यानी 4 गुणे 28। अब 1 मीटर की लागत कितनी है? 20। तो इसमें 20 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? लागत। गुणे 20 से कर देंगे, लागत बराबर, लागत बराबर क्या? इसमें 20 से गुणा कर दीजिए, तो 4 गुणे 28 और गुणे 20 करना है बस। देखो, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4। तो 8 चौक 32 गुना 64, लास्ट में 4 होना चाहिए। हमारा डी सही है। और देखिए, 4 दूनी 8, 8 है 64 के 4 आएगा ना। हासिल 6, 8 16 6 22, 22 तो 40। वैसे भी यूनिट डिजिट से सवाल लगा सकते हैं, क्योंकि एक ही जगह 4 है, बाकी चाहे तो आप पूरा गुणा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट था वो समाप्त हुआ। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा जरूर बताइएगा भाई। अच्छे अच्छे प्रश्नों को लाना इतना आसान नहीं होता। मेहनत करते रहिए, जितना मेहनत करेंगे उतना ही निखरेंगे। कहते हैं करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जाति सिल पर परत निशान। तो मेहनत करते रहिए, मेहनत से नहीं डरना है, सफलता आपके कदम चूमेगी। जय हिंद।